नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका भारत को किसी भी तरह से शर्मिंदा करने पर अड़ा हुआ है और भारत है कि हर हाल में मुंह बंद रखने पर अड़ा लगता है। भारत की जनता जानना चाहती है कि क्या हुआ, किस बात पर बरसों का याराना गया। अब तो यही लग रहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच कोई याराना था नहीं, बस प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से दोस्ताना बनाकर सिनेमा दिखा रहे थे। कितनी खबरें आई हैं अमेरिका से भारत को लेकर। पता चल रहा है कि जिस फिल्म को आप जनता दोस्ताना समझकर देख रहे थे, उस फिल्म का नाम जानी दुश्मन है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने जेलेंस्की ने जवाब दिया, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जवाब दिया, लेकिन वॉशिंगटन से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी उनके किसी दावे पर बोल नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उन्हें सातों विद्या की कसम दिला दी है। हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि एक समय जयशंकर कैसे अमेरिका तक को खरी खरी एंड दो टूक सुना देते थे, लेकिन अब सुना नहीं पा रहे हैं। पहले अमेरिका को लेकर छपी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ईरान पर प्रतिबंध के बाद भी क्या अदानी समूह एलपीजी आयात कर रहा है? अमेरिका में इसकी जांच हो रही है। अदानी समूह ने खंडन किया है। इलॉन मस्क टेस्ला की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, यह बात मोदी सरकार के मंत्री ने कही। ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क की अदालत में लिखित रूप में दिया है कि ट्रेड डील की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवा दी और लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने कहा है कि भारत और रूस के बीच हथियारों का जो सौदा हुआ वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। फिर भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, अमेरिका से दोस्ती का यह तरीका नहीं है। ट्रंप ने एप्पल को लेकर भी धमकी दी, कहा अगर एप्पल ने भारत में निर्माण किया, अपने फोन बनाए तो उसके प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगा देंगे। G7 को लेकर अटकलें चल रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक आधिकारिक न्योता नहीं आया है। अगर इतनी देर से आया तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुरक्षा मानकों के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इस वीडियो में इन सब सवालों पर बात करेंगे और इस पर भी कि इन सब सवालों को टालने के लिए, इनसे ध्यान भटकाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है, उस पर भी बात करनी चाहिए। इन खबरों को देखकर यही लगता है कि अमेरिका भारत को घेरने की दुकान खोलकर बैठा है। हर दिन एक अलग आइटम लॉन्च कर देता है। भारत को लेकर उसकी जुबान कहीं से फ्रेंडशिप वाली नजर नहीं आती। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप और उनके सचिवों की बातों का प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, साइलेंट क्यों हैं? चुप रहने की यह कौन सी डील है? कोर्ट में अमेरिका ने कहा भारत पाक के बीच सीज फायर करवाया। अमेरिकी कानून के अनुसार कोर्ट से झूठ बोलना गंभीर अपराध माना जाता है। ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे, तब भी भारत के विदेश प्रवक्ता की तरफ से सिर्फ रूटीन खंडन आ रहे हैं। इन सब पर प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई जवाब नहीं आ रहा। ट्रेड की धमकी पर साफ साफ जवाब क्यों नहीं आ सकता? ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल की तलाश हो रही है, ताकि बहस में आग लगे और लोग तमाम सवालों को भूल जाएं। बकरीद आ रही है, उम्मीद बकरे से है कि वही कुछ बेड़ा पार लगाए। अगर बकरा भी फेल हो गया तो वक्त का कार्ड है ही। बकरा के चक्कर में गोदी मीडिया के 2-3 दिन निकल जाएंगे, फिर आएगा वक्त का मामला। वक्फ की वेबसाइट, कागज की मांग, नागरिकता आंदोलन टाइप बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि देश में दूसरी ही बहस छिड़ जाए। देखना है वक्फ या बकरा, दोनों में से कौन अमेरिका और सीज फायर के सवालों को पीछे धकेलने में कामयाब होता है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से धार्मिक पहचान का विरोध हुआ, धार्मिक एकजुटता और एकता का प्रदर्शन इस देश ने किया, वह फिर से इसकी नई ताकत बन गई है। कम से कम तुरंत नफरत की हांडी चढ़ती हुई नजर नहीं आती। एकता किसी ताकत का प्रदर्शन था कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लाया गया। सरकार को भी संदेश को गले लगाना पड़ा और वायुसेना के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी सीआईआई के कार्यक्रम में इस एकता को विजय का कारण बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री बार बार इस एकता को भारत की ताकत बताते रहे। लगता है एकता की यह ताकत किसी के लिए सियासी मुसीबत बनती जा रही है। As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately
to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. एक महीना भी नहीं बीता है जब हर हमले के बाद इस एकता का गुणगान किया जाता था, लेकिन तेजी से कभी पटेल, कभी नेहरू, कभी बकरा, कभी वक्फ को लाया जा रहा है, लाया ही जाएगा, ताकि जनता को भटकाने के लिए और कोई रास्ता बचा नहीं। तब भी अमेरिका से खबरें आती जा रही हैं, ऐसे बयान आते जा रहे हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा। सिंगापुर में रक्षा प्रमुख बयान दे देते हैं, पाकिस्तान ने भारत का लड़ाकू विमान गिराया, विमानों की संख्या नहीं बताते हैं, पूरी सरकार चुप हो जाती है। सिंगापुर में बोलने के लिए रक्षा प्रमुख पर दक्षिणपंथी ट्रोलों की सेना हमला कर रही है, उनके बारे में अनाप शनाप बोल रही है। जिस सवाल को गोदी मीडिया उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अब वही सवाल कर रहा है कि रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने विदेश में क्यों बोला, भारत में क्यों नहीं बोला। इसके पहले यह जवाब देना चाहिए, अगर भारत में रक्षा प्रमुख किसी गोदी एंकर को बुलाकर यही बात कहना चाहते तो क्या वह दिखाने की हिम्मत करता, क्या इंटरव्यू करने आता कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान गिराए हैं, बताइए कितने गिराए हैं। गोदी मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा। अब रक्षा प्रमुख को ज्ञान दिया जा रहा है, उन्हें कहां क्या बोलना चाहिए। अमित शाह को रक्षा प्रमुख के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी होना चाहिए जो रक्षा मंत्री हैं, और राइट विंग ट्रोलों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ये सब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे। यह बात मुझसे बेहतर गृहमंत्री अमित शाह जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानते हैं। भारत को सवालों में उलझाया जा रहा है। जनता जानना चाहती है कि सीज फायर क्यों हो गया, क्या किसी शर्त पर भारत ने सीज फायर मान लिया, अमेरिका की क्या भूमिका थी। भारत की जनता यह भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान ने कितने लड़ाकू विमान गिराए, इस बात को क्यों छुपाया गया। यूक्रेन ने रूस के विमानों के बेड़े नष्ट कर दिए, रूस ने चंद घंटों के भीतर स्वीकार कर लिया, भारत ने क्यों नहीं स्वीकार किया। क्या इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राजनीतिक इस्तेमाल करना था, रोड शो करना था, करोड़ों रुपए फूंक देने थे, विजेता की तरह घूमते हुए नजर आना था। क्यों नहीं बताया गया कि वायुसेना पर कुछ घंटों के लिए ही सही पाकिस्तान किसकी मदद से भारी पड़ गया, वह देश कौन था, तुर्की या चीन। क्यों नहीं बताया गया कि इसके बाद भी भारत की वायुसेना इन दोनों पर भारी पड़ गई। पलटकर झपटने की वायुसेना की इस बहादुरी का श्रेय कौन है जो खा जाना चाहता था और अपने आप को अकेला विजेता की तरह दिखाना चाहता था। आखिर वायुसेना की यह बहादुरी देश को क्यों नहीं बताई जा रही है। जब नुकसान होता है तो मान लेने में क्या हर्ज था। यह बात बहुत मामूली है और सब इस तरह से लिख रहे हैं जैसे हर लड़ाई के बाद बताई ही जाती है। तब यह इतनी मामूली बात क्यों नहीं बताई गई। अगर पाकिस्तान ने चीन की मदद से बढ़त बनाई तो देश को बताना था कि चीन की मदद के बाद भी भारत की वायुसेना ने पलटकर धूल चटा दी। भारत की जनता से वायुसेना की इस शानदार वीरता के किस्से क्यों छुपाए गए। रक्षा प्रमुख के बयान के बाद ट्विटर पर लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, किसी का जवाब नहीं आ रहा। हमने कुछ सवालों के संकलन किए हैं। 7 तारीख की रात को क्या हुआ, कितने विमान गिरे, कौन कौन से विमान गिरे, अगर टैक्टिकल मिस्टेक थी तो वो मिस्टेक क्या थी, क्यों हुई। 8 और 9 मई के दरमियान वायुसेना की भूमिका क्या थी। पाकिस्तान के झूठे दावों को नकारने के लिए सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। सेना समझती है कि इन बातों को कहना जरूरी है। जंग में नुकसान होता है, बताना उसे भी पड़ता है। अगर पहले ही बताया जाता तो वायुसेना की बहादुरी का किस्सा कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता कि शुरुआती झटके के बाद भी वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली, अपनी कमियों को दूर किया और चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बाद भी सब पर भारी पड़ गई। इससे भारतीय वायुसेना की बहादुरी के किस्से में 4 चांद लग जाते। सवाल है कि किसके लिए वायुसेना की इस बहादुरी को छिपाया गया और अब भी छिपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोलने की जिम्मेदारी इनकी ही है। इन्होंने बोला ही नहीं, बोल भी नहीं रहे।
रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की स्वीकृति के बाद भी चारों ने चुप्पी साध ली है, जैसे इन चारों ने रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की बात ही ना सुनी हो और जनरल ने जो कहा है वही समझें, समझकर भी पल्ला झाड़ लिया गया। क्या इसलिए अमित शाह खुद को मुस्लिम एंगल में व्यस्त रखना चाहते हैं? कौन इस देश में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, बताइए। फिर क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जा रहा है? अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, यह जानकारी क्यों छिपाई गई? क्या यह पूछना ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना है? रक्षा प्रमुख चौहान ने आधी बात बताई है और जनता बाकी बात पूछेगी। वैसे भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का कब विरोध किया, कहां किया? अन्य विपक्षी दलों की तरह ममता बनर्जी ने भी सरकार को पूरा समर्थन दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल विदेश दौरे पर है, भारत का पक्ष रख रहा है और अमित शाह बंगाल जाकर कहते हैं ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती हैं ताकि मुसलमान खुश रहें। अमित शाह यह क्यों भूल गए कि वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को फोन कर बुलाया गया ताकि परिवार के लोग प्रधानमंत्री पर फूल बरसा सकें? किसी भी तरह से इस तरह से सेना के परिवार को बुलाया जाना गलत था। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, हिमाचल प्रदेश के दिलावर खान, बंगाल के ही झंटू अली शेख शहीद हुए हैं। At a time when the All India Trinamool Congress is standing firmly with the government of India, when our National General Secretary is abroad on MP's delegations, speaking strongly for the government of India, defending the government of India, speaking against Pakistan-based terrorism, lashing out at the manner in which Pakistan is nurturing terrorists and who are coming to our country. At this time, the Home Minister comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta and uses cheap language against our respected Chief Minister Mamata Banerjee. The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule. डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये लोगों को बांटने में लगे रहते हैं और इससे देश घातक हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है, देश मजबूत नहीं होगा अगर आप लोगों को बांटेंगे इस तरह से। He only wants to divide Hindus and Muslims, states which are BJP ruled and states that are not BJP ruled, center versus Bengal. Divisiveness is his politics, and this is the kind of divisive politics that is weakening India. Mr. Amit Shah had the gumption to talk about infiltration. Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. It is they who are politicizing Operation Sindoor. They had a Ghar Ghar Sindoor program which they said is now it was fake news, they don't want to do it, but they had to call it off because of the backlash. The BJP had to call it off because of the backlash against this Ghar Ghar Sindoor program. They are trying to politicize this purity of Sindoor, and they are accusing our government and our chief minister when they are the ones who are playing dirty politics on the backs of the noble sacrifice of our Jawans, when the Trinamool Congress is standing shoulder to shoulder with the Jawans, shoulder to shoulder with the government of India, shoulder to shoulder with the armed forces, shoulder to shoulder with our brave military who is fighting the fight for the nation. हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी ना करें तो हर दिन मुस्लिम एंगल ठेला ही जाएगा, ताकि आप लगातार उसी दिशा में सोचते रहें और देश के सामने जो बड़े सवाल हैं उन पर लौट कर ना आए। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने कह दिया
कि वह भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगी। 13 फरवरी 2025 का यह वीडियो 3 जून के दिन बेमतलब नजर आ रहा है। वॉशिंगटन गए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने मस्क पूरे परिवार के साथ आए। इस मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने YouTube पर डाला, ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा की। भारत की आम जनता को लगा होगा और लगाया गया कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का कितना प्रभाव है। इस वीडियो को लेकर गोदी चैनलों ने रिपोर्ट किया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री शानदार है। एक चाटुकार एक्सपर्ट कहता सुना गया कि ट्रंप नई दुनिया बनाना चाहते हैं और भारत कुछ नया करना चाहता है। इस तरह से विदेश दौरे की मुलाकातों को लेकर, फोटो और वीडियो को लेकर भारत की भोली जनता को बताया गया कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है। याद है आपको अप्रैल 2024 में खबरें छपने लगी थीं कि मस्क भारत आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। लेकिन भारत आने से एक दिन पहले इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि अफसोस है कि टेस्ला को लेकर बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए भारत नहीं आएंगे। कहा गया आने वाले महीनों में मस्क आ सकते हैं, मगर आए नहीं। अब भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। क्या आपने प्रभाव में अभाव देखा है? राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के कितने वीडियो मिल जाएंगे जिनसे प्रभावोत्पादन होता है, लेकिन क्या आपने कभी प्रभाव के बाद भी अभाव का उत्पादन होते देखा है? वही हो रहा है। इस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जिन तस्वीरों से प्रभाव पैदा किया गया, उन्हीं तस्वीरों से अब अभाव का रुदन सुनाई दे रहा है। मस्क की टेस्ला ने कहा कि वह भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगी, केवल 2 स्टोर खोलेगी, यानी माल बेचेंगे मगर माल का उत्पादन इधर नहीं करेंगे। इसकी जानकारी खुद भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने दी है। ट्रंप से दूरी बनाने के बाद भी मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी नहीं बनाई। फरवरी महीने में ट्रंप ने भारत में टेस्ला के विस्तार के प्लान की निंदा की थी और कहा कि ऐसा करना अमेरिका के साथ भेदभाव करना होगा। भारत में टेस्ला को लेकर 2023 से ही अटकलें चल रही हैं। नवंबर 2023 में ही खबर छपी थी कि मस्क 2024 में भारत में फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। फिर पिछले साल अप्रैल महीने में रिपोर्ट छपती है कि टेस्ला भारत में फैक्ट्री के लिए जमीन ढूंढ रही है और $3 अरब की ईवी फैक्ट्री बनाएगी। मार्च 2024 में ही मस्क के लिए कालीन बिछा दी गई थी, लेकिन मस्क भारत नहीं आए। 15 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति का ऐलान किया। अगर भारत में कार का निर्माण या असेंबली का काम करेंगे तो आयात शुल्क 110% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। अब भारत को बताना होगा, अगर टेस्ला केवल कार बेचेगी, भारत में फैक्ट्री नहीं खोलेगी, तो क्या उस पर 110% टैरिफ लगेगी या कार नहीं बनाने पर भी टेस्ला को अलग से रियायत दी जाएगी, क्योंकि कहीं ट्रंप नाराज ना हो जाएं। ट्रंप ने एप्पल को लेकर भी इसी तरह की आपत्ति जाहिर की है। कहा है अगर एप्पल ने भारत में आईफोन बनाया तो 25% टैरिफ लगा देंगे। अभी यह साफ नहीं कि एप्पल भारत में अपनी फैक्ट्री का क्या करेगा। भारत में सरकार के स्तर पर अमेरिका को लेकर कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अमेरिका में कुछ तो हुआ है कि भारत को लेकर काफी बातें हो रही हैं। अभी एक कार्यक्रम में ट्रंप के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से भारत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भारत के मानव संसाधन की क्षमता शानदार है, ग्रोथ रेट चमत्कारी है, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे अमेरिकी सरकार पसंद नहीं करती है, उसे नागवार गुजरा है। आप रूस से सैनिक उपकरण खरीदते हैं, अमेरिका की नाक के नीचे आप ऐसा कर रहे हैं। अगर भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदेगा तो ही रिश्ता लंबा चलेगा, मगर आप ब्रिक्स के सदस्य हैं जिसका मकसद है डॉलर को सपोर्ट नहीं करना। एक तरह से लटनिक याद दिला रहे हैं क्यों अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता जम नहीं रहा है, मगर भारत अपनी तरफ से भारत की जनता को कारण या जवाब नहीं बता रहा है। But you know, there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, you know,
under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, Yep. right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, you know, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on to a really positive place. लटनिक वॉशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बोल रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही भारत के साथ डील हो जाएगी। सवाल है इस डील में भारत का क्या क्या हित होगा, और इस तरह से अमेरिका रूस के साथ संबंधों को लेकर बोल रहा है तो भारत क्यों चुप है? भारत हमेशा से चुप नहीं था। इसके प्रमाण में हम एक नहीं कई हेडलाइन दिखा सकते हैं। जब रूस से तेल खरीदने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर खरी खरी एंड दो टोक टाइप सुना दिया करते थे। जाहिर है पश्चिम और अमेरिका को ही सुनाते थे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था। नवंबर 2024 का अमर उजाला, इसकी हेडलाइन है, दुनिया के हर हिस्से के अपने अपने हित, रूसी तेल खरीद पर पश्चिमी देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन कहती है, जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने की पश्चिम की आलोचना को लताड़ा। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखिए, फरवरी 2024 की। रूसी तेल खरीद पर जयशंकर बोले, भारत स्मार्ट है। जर्मनी में कहा, इसके लिए हमारी तारीफ हो। पास बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मुस्कुराते रहे। जागरण की यह हेडलाइन देखिए, और पुरानी है, यानी दिसंबर 2022 की। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर की खरी खरी, कहा भारतीय आवाम का हित सर्वोपरि। तो अब यही जयशंकर खरी खरी एंड सर्वोपरि क्यों नहीं बोल रहे हैं? नवभारत टाइम्स की हेडलाइन नवंबर 2023 की है। इसमें जयशंकर कहते हैं, रूस से तेल खरीदकर हमने दुनिया को बड़ी मुसीबत से बचाया। भारत को कहें थैंक यू, जयशंकर ने बंद की बोलती। इसका मतलब है जयशंकर कभी बोला करते थे। अमेरिका को तब भी पसंद नहीं होगा। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भी जयशंकर बोला करते थे कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, भारत को थैंक यू बोला जाए। तो अब उनकी बोलती क्यों बंद है? अब जयशंकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब जयशंकर के ऐसे बयान खूब वायरल होते थे कि पश्चिम को सुना दिया, हड़का दिया, ऐसा विदेश मंत्री होना चाहिए। अब वायरल कराने वाली जनता एक वीडियो बयान के लिए तरस गई है कि जयशंकर बोल दें, कुछ तो वायरल कराएं। काम नहीं है उसके पास। क्या ट्रंप के हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिसे हम और आप नहीं जानते? भारत के लोगों का काम गिनना भर रह गया है कि ट्रंप ने अब कितनी बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनकी वजह से हुई। अमेरिका से जब भी खबर आती है, गौतम अडानी समूह की तरफ से खंडन जरूर आता है। हमने अपने पुराने वीडियो में यह सब दिखाया है कि कैसे अमेरिका की नियामक संस्था SEC ने समन भिजवाया, जिसे भारत सरकार द्वारा गुजरात की एक अदालत को अडानी तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। कैरमा पत्रिका ने भी मई के महीने में अडानी समूह के निवेश के पैटर्न पर एक लंबी स्टोरी की है। उसका भी खंडन आया, लेकिन हमने आपको बताया कि कैरमा में ऐसी रिपोर्ट आई है, आप जरूर पढ़ें। इन दिनों भारत में एक रिपोर्ट चर्चा में है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक झटके में अडानी की कंपनी के 5000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। बॉन्ड खरीदने वाली LIC अकेली बताई जा रही है। LIC को इसमें क्या दिखा कि इतनी बड़ी राशि एक झटके में लगा दी? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का। हमने इस वीडियो में 3 अलग अलग प्रकार की खबरों से आपको यही बताने की कोशिश की कि कैसे अडानी से, अमेरिका से विमान के गिरने और सीज फायर से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल की तलाश हो रही है। अडानी से जुड़ी खबरों पर देश में बहस ही नहीं होती और सवाल करने पर कहा जाता है, आप नकारात्मक क्यों हैं? अब नई रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई है, जिसका खंडन आते ही हो चुका है। खबर यह है कि अमेरिका में अडानी समूह को लेकर एक नई जांच शुरू हुई है, यह देखने के लिए कि क्या भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनियों ने
अपने समुद्री पोर्ट मुंद्रा के जरिए भारत में ईरान का एलपीजी आयात किया था। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। अभी अभी तो खबर आई कि ट्रंप प्रशासन कुछ अपराधों को खत्म करने जा रहा है, विदेशों में रिश्वत के मामलों को खत्म करेगा और प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर भी सख्ती कम की जाएगी। लेकिन यह खबर आ गई कि अमेरिका अदानी ग्रुप का संबंध ईरान के एलपीजी कारोबार से है या नहीं, इसे लेकर जांच कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में लिखा है, मुंद्रा और पर्शियन गल्फ के बीच जो टैंकर चल रहे हैं वो उन जहाजों से मेल खाते हैं जो प्रतिबंधों को झांसा देते हैं। अदानी समूह ने कहा है कि हम साफ तौर पर इस बात का खंडन करते हैं कि हमने जानबूझकर किसी प्रकार के सैंक्शन से बचने का प्रयास किया है या ईरान के एलपीजी से जुड़ा कोई व्यापार किया है। यह भी कहा है कि हमें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की जांच की कोई खबर नहीं है। यह दूसरा मामला है जो अदानी समूह से संबंधित अमेरिका से आया है। खबरों का खंडन करना अलग बात है, खबरों का छपते जाना अलग बात है। यह खबर आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ती है, इस पर आप नजर रखिए। G7 की बैठक में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। इस खबर को लेकर अटकलें चल रही हैं। आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा रहा है। हमारा क्वेश्चन है, यानी सवाल है कि भारत सरकार को क्या हो गया है? बताना चाहिए कि बुलाया है या नहीं, जाएंगे या नहीं। सवाल बुलाने का है, बताना चाहिए कि बुलाया है या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कनाडा से पूछा तो कुछ भी नहीं जवाब मिला, लेकिन खबरें छपती जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जाना संभव नहीं। जिस G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 6 बार गए हों, इस बार नहीं जा रहे हैं, क्या यह बात किसी को नहीं खटक रही? इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जब भी G7 की बैठक में गए, बीजेपी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया, इसे गर्व के क्षण के रूप में पेश किया। गोदी मीडिया ने उनके जाने को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया, बताते नहीं थका कि हम G7 का हिस्सा नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया। हर समय उनका प्रभाव जताया जाता था, आज प्रभाव में अभाव दिख रहा है, सब चुप हो गए हैं। इतनी मुश्किल से भारत की जनता ने जवाब देने वाले नेता को खोज निकाला, लेकिन अब जवाब देने में ही मुश्किल हो रही है। भारत की विदेश नीति का यह कौन सा क्षण है? क्या यह साइलेंट काल है? वाइब्रेंट काल कहां गया जिसे दिखाने के लिए झूला झुलाया जा रहा था, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को बुलाया जा रहा था, मजमा जुटाया जा रहा था। 151 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी विदेश से आने वाली इन खबरों पर चुप क्यों हैं? उधर खबर यह भी है कि चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर अंकुश लगाया है। इससे भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग खतरे में पड़ सकता है। चीन के टिप्पणीकार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने को लेकर धमकी देने लगे हैं। तो यह सब क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, ना कि चुप्पी साध लेनी चाहिए या ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल खोजना चाहिए। आज मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर नए एंगल की जरूरत है। वो एंगल पहले से मौजूद था, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। उस एंगल का नाम है जवाब एंड जवाबदेही का एंगल। कब तक यह सरकार जवाब नहीं देगी? खबरों को सुनने और समझने का धीरज कभी मत छोड़िएगा, वरना आप बकरा और वक्फ में उलझा दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।